Good morning, children. We'll continue our lesson, the birth of modern India, when, where and how. We had done up to the economic changes under the British rule. Now we are going to do cultural changes. So we have seen in previous class, especially with the reference to the Mughal, how new sets of people bring in their cultural practice which interact with existing culture practices. तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बाहर से जब लोग आते हैं और अपना कल्चर लाते हैं तो वो यहाँ के कल्चर के साथ मिक्स होके एक नया ही फॉर्म ले लेता है. इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में मुगल्स के रेफरेंस में पढ़ चुके हैं. जब मुगल्स आए थे तो उनके आने से इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए थे, कल्चर में क्या क्या चेंजेस आए थे, वो सारे हम पढ़ चुके हैं. तो सिमिलरली जब ब्रिटिशर्स आए तब भी कल्चर में चेंजेस आए, वो भी अपना कल्चर लेके आए और उसका इफेक्ट भी देखने को मिलता है. दिस ऑफन रिजल्टेड इन अ टोटली न्यू कल्चर. एक नए तरह का कल्चर फॉर्म होके आता है, टोटली न्यू फॉर्म ऑफ कल्चर. This change was also witnessed during the colonial period, which I have explained you that it was there in colonial period also. Colonial period में भी ये हमें देखने को मिलता है, विटनेस करने को मिलता है. The change which the Britishers had brought with them, the culture had come, and due to which there was a change in Indian culture also. In many aspects of Indian culture, art, architecture, language, literature, and in fact even the way Indians dressed changed considerably during this period. तो इन सभी फील्ड के अंदर हम ब्रिटिश कल्चर का इफेक्ट देखते हैं. आर्किटेक्चर, दैट इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग बिल्डिंग्स, स्थापत्य कला कह लें या मकान बनाने की कला. लैंग्वेज, भाषा. लिटरेचर, जो लिखते हैं हम, ठीक है, राइटिंग्स, साहित्य. एंड इन एवरी वे, इवन द ड्रेसेस. जब ब्रिटिशर्स आए उससे पहले इंडिया में कोई पैंट शर्ट नहीं पहनता था. पजामा कुर्ता, धोती कुर्ता, चूड़ीदार कुर्ता, ये जेंट्स की ड्रेसेस होती थी. बट इनके आने के बाद पैंट शर्ट चलन में आ गया और अब हम देखते हैं कि धोती कुर्ता तो गांव तक सीमित रह गए, ठीक है, और सब शहरी लोग जो हैं और इवन गांव में भी आजकल तो पैंट शर्ट ही पहनना पसंद करते हैं, जो कि एक ब्रिटिशर्स के कल्चर का अफेक्ट है हमारे ऊपर. सो ड्रेसेस में भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट देखने को मिला इस समय. वी शैल रीड मोर ऑन दिस इन अ सेपरेट चैप्टर. हम एक अलग से चैप्टर में और इस चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, द सिटी ऑफ न्यू दिल्ली, स्पेशली व्हाट इज़ नोन एज द लुटियंस दिल्ली. सो लुटियंस दिल्ली इज़ पार्ट ऑफ दिल्ली, एक एरिया को बोला जाता है. वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, स्पेशली उन बिल्डिंग्स में हम ब्रिटिश आर्किटेक्चर का अफेक्ट देखते हैं. राष्ट्रपति भवन की एक फ़ोटो दी हुई है, देखो इसके अंदर जो आर्किटेक्चर दिखाया हुआ है ये इंडियन आर्किटेक्चर नहीं है, ये वहाँ के ब्रिटिश के आर्किटेक्चर का अफेक्ट है क्योंकि ये बिल्डिंग पहले की बनी हुई है. इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर विच वॉज अ मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन स्टाइल. तो यहाँ पे क्या है, लुटियंस दिल्ली जो एरिया है उसके अंदर जो आर्किटेक्चर है बिल्डिंग्स का, उसमें दोनों तरह की इंडियन एंड यूरोपियन स्टाइल दोनों का मिक्सचर देखने को मिलता है. सिमिलरली इन द एरिया ऑफ आर्ट, बंगाल स्कूल इज़ अ गुड एग्जाम्पल. और आर्ट को देखें, आर्ट को हम देखते हैं तो बंगाल स्कूल, ये स्कूल नाम दिया गया. अलग अलग पुराने टाइम में क्या होता था कि म्यूज़िक के भी स्कूल्स होते थे, पेंटिंग्स के और आर्किटेक्चर के, सब के अपने एक स्कूल्स होते थे. उनमें टिपिकल स्टाइल के तहत काम होता था. पेंटिंग्स बनती थी, जैसे कि यूँ कह लो राजस्थान के इटसेल्फ, राजस्थान के अंदर भी 3-4 स्टाइल की पेंटिंग के घराने कहते हैं इनको. इंग्लिश में स्कूल्स कहते हैं, हिंदी में घराने कहते हैं. तो बूंदी स्कूल वॉज अ स्कूल जहाँ की अलग तरह की पेंटिंग्स होती हैं, एंड जयपुर स्कूल वॉज अ डिफरेंट स्कूल. तो इस तरह से ऑल ओवर इंडिया काफ़ी सारे स्कूल्स ऑफ पेंटिंग थे, काफ़ी सारे स्कूल्स ऑफ म्यूज़िक हैं, डांसेस हैं, ठीक है. तो ऐसे ही बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट था, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है जहाँ पे कि वेस्टर्न स्टाइल और इंडियन स्टाइल का मिक्सचर देखने को मिलता है. इन द एरिया ऑफ लिटरेचर, इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश. इंडियन राइटिंग्स मतलब
राइटिंग्स तो इंडिया के बारे में, इंडियन स्टोरीज़ के बारे में हैं, बट लिखी गई इंग्लिश में है, विच इज़ नाउ वेरी पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड, बिगेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। वो इसी पीरियड में लिखी जाने लगी थी। सोशल चेंजेस, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोशल चेंजेस that took place during this period were around the issue of caste system। social changes में सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस समय क्या चल रहा था, कास्ट सिस्टम का चल रहा था, जातिवाद का चल रहा था, तो उसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। ट्राइबल सोसाइटीज़ एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, ट्राइबल सोसाइटीज़ जनजातीय समाज जो था वो बिल्कुल ही कटा हुआ था। जनजातीय समाज ज़्यादातर एक्सट्रीम बाहर के एरियाज़ में, जंगलों में या शहर के बहुत बाहर ये लोग रहते थे और अलग ही अपना रीति रिवाज इनके अलग ही होते थे, तो वो कट ऑफ रहते थे समाज से, तो उसमें भी चेंजेस, उनका भी विकास किया गया। ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन की कंडीशन जो बहुत ख़राब थी उसमें काफ़ी सुधार इस टाइम में आया। ये एक अच्छा इफेक्ट मानते हैं हम ब्रिटिश रूल का। वी शैल रीड अबाउट देम इन डिटेल इन लेटर चैप्टर, बाद के चैप्टर्स में ये टॉपिक आएगा तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। कास्ट बैरियर्स अमंग द हिंदू बिगेन टू ग्रो वीक, कास्ट की जो बाधाएं थी, ये नहीं हो सकता, कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लोग मंदिर में एंटर नहीं कर सकते, कुएं पे से पानी नहीं भर सकते, या घरों में नहीं आ सकते, बड़े रिस्ट्रिक्शंस होते थे। कई कास्ट के लोग एजुकेशन नहीं ले सकते, अलग अलग रूल बनाए हुए थे इन लोगों ने। जो पुराने लोग होते थे, जो प्रभावशाली लोग थे, वो रूल्स बनाए हुए थे। तो कई ऐसे थे जो जिस कास्ट पे बैरियर्स लगे हुए थे उस पे तो अत्याचार ही हो रहा था, तो इसलिए इस समय काफ़ी चेंजेस आए और कास्ट बैरियर्स जो थे वो धीरे धीरे नरम पड़े, कमज़ोर पड़े ड्यूरिंग दिस टाइम। widespread reforms due to a widespread reform movement led by राजा राम मोहन रॉय। ये किसकी वजह से हुआ, राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स की वजह से। दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑल दीज पीपल वर द रिफॉर्मर्स, जिनको हम सुधारक कहते हैं, रिफॉर्मर्स कहते हैं, जिन्होंने फिर से समाज में बहुत सारी रिफॉर्म किए। कुरीतियों को, जो गंदे रीति रिवाज थे जो कि नहीं माने जाने चाहिए थे, या किसी वर्ग विशेष पे बहुत अत्याचार होता था जिनकी वजह से उनको इन लोगों ने ख़त्म किया। एंड सम सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशंस बाय द गवर्नमेंट दैट एक्सटेंडेड सपोर्ट टू इट। और इसमें और सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण लेजिस्लेशंस, विधान बनाना, कानून बनाना बाय द गवर्नमेंट। तो इस समय गवर्नमेंट ने भी क्या किया, इनके एफर्ट्स को, इन्होंने गवर्नमेंट की हेल्प ली कि इसको कानून बनाओ और जो ना माने उसको सज़ा दो। तो उन्होंने इस सुधारों के लिए कानून भी गवर्नमेंट के थ्रू हेल्प लेके बनाया, और गवर्नमेंट ने भी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी वो सपोर्ट दिया, एक्सटेंड सपोर्ट टू इट, उन्होंने भी अपना सपोर्ट दिया इस चीज़ को। A lot of efforts were also made to improve the condition of women, और वुमेंस की कंडीशन जो थी वो बहुत ही ख़राब थी, उसको इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए लॉट ऑफ एफर्ट्स वर मेड, बहुत सारे प्रयत्न किए गए थे। द बैनिंग ऑफ सती, the encouragement of widow remarriage, framing of legislations to prevent child marriage, and regulations to educate the girl child were some important developments in this area। So ये कुछ चीज़ें थी जो कि उस समय वुमेंस की कंडीशन को सुधारने के लिए की गई। क्या क्या, बैनिंग द सती प्रथा, यू मस्ट बी नोइंग सती प्रथा क्या होती थी। लेडी अपने हस्बैंड को एक्सपायर होने के बाद वो जो जलाया जाता था तो लेडी उसके साथ बैठ के जल जाती थी, दैट वाज सती प्रथा। ठीक है, कई बार वो विलिंगली करती थी कि अब जो कंडीशंस थी एक लेडी की, बाद वाले टाइम में हस्बैंड जाने के बाद वैल्यू ही ख़त्म हो जाती थी। ठीक है, सब कुछ उससे ले लिया जाता था, और बहुत सारे नियम ऐसे थे जो बहुत ही कड़े थे। स्पेशली इन बंगाल यू सी, वाइट ड्रेस में रहना है, बाल काट के रहना है, कोई इंजॉयमेंट, हंसी खुशी में शामिल नहीं होना है, सिंपल खाना खाना है, ज़मीन पे सोना है। तो ये तो टॉर्चरस हो गया ना, इतना कठिन लाइफ पूरा, कब तक, जब तक ज़िंदा रहो वैसे ही रहो। तो वो सोचती थी अच्छा एक बार में जल के मर जाएंगे। तो ये सती प्रथा जो थी काफ़ी ट्रेंड में थी, तो इसको बैन किया गया, सती होने से रोका गया और कानून बनाया गया कि कोई भी
लेडीज़ को सती होने पे फोर्स नहीं करेगा और सती जो हो रही होगी उसको भी रोका जाएगा। द इनकरेजमेंट ऑफ विडो रीमैरिज, अब विडो हो गई हैं कई तो बहुत ही यंग विडो होती थी, पहले शादी भी जल्दी होती थी, 10 साल 12 साल के अंदर शादी कर दी, 15 साल में शादी कर दी, सो अर्ली मैरिज एंड फिर उनका हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो सोचो एक 15 साल की लड़की जिसे आज के टाइम में हम बच्चा ही कहेंगे, वो 15 साल में अगर विडो हो जाती थी तो यू कैन इमेजिन कि उसकी लाइफ क्या रह जाती है। तो उसके लिए उन्होंने री मैरिज को इनकरेज किया कि नहीं, दोबारा शादी होनी चाहिए क्योंकि उसकी भी अपनी एक लाइफ है, वो इतनी लंबी ज़िंदगी कैसे जिएगी। इसलिए पहले विडो री मैरिज नहीं होती थी, पर बाद में ये समाज सुधारकों की वजह से, उनके एफर्ट की वजह से री मैरिजेस समाज में होने लगी। आज तो कॉमन बात है, बट पहले ये बहुत ही अनकॉमन सी चीज़ होती थी। फ्रेमिंग ऑफ लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, और ऐसे फ्रेम किया कानून को, ऐसा बनाया गया, ऐसे कानून में विधान लाए गए कि चाइल्ड मैरिज जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा, वो पनिशेबल ऑफेंस होएगा, वो जो भी चाइल्ड की मैरिज करेगा उसको सज़ा मिलेगी। तो ये कानून बना दिया गया। एंड रेगुलेशन टू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, ये माना जाता था कि पाप लगेगा, धर्म के खिलाफ है लड़कियों को पढ़ाना, जो कि सही बात नहीं थी। बट समाज में लॉन्ग टाइम से चलती आई हुई चीज़ों ने इस चीज़ में, मतलब जब बाहर के प्लंडरर्स आए उनका इफ़ेक्ट से ये हो गया। जैसे मुस्लिम्स आए थे तो मुस्लिम्स के अंदर तो गर्ल एजुकेशन बिल्कुल ही अलाउड नहीं होती थी, उसका इफ़ेक्ट अपनी सोसाइटी पे भी पड़ा। लंबे टाइम तक हम मुस्लिम्स के अंडर में थे। उससे पहले हालांकि बहुत लिटरेट औरतें होती थी, अच्छी राइटर्स हुई हैं जिन्होंने किताब लिखी है। यू हर्ड अबाउट मीरा ने कितनी भक्ति के गीत लिखे हैं, और भी बहुत सारी लेडीज़ थी जिन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं और काफ़ी लर्नड लेडीज़ होती थी। बट ड्यू टू मुग़ल इफ़ेक्ट, उनके कल्चर का इफ़ेक्ट अपने कल्चर पे ये पड़ा कि लेडीज़ की एजुकेशन बिल्कुल धीरे धीरे होते होते बंद कर दी गई और इसको गलत माना जाने लगा। तो इसको भी फिर कानून बना के ब्रिटिशर्स ने चेंज किया कि नहीं, चाइल्ड एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन होनी चाहिए और गर्ल्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए। दीज वर द सम इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन दिस एरिया। तो ये सारे सोशल चेंजेस के अंदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ब्रिटिशर्स ने किए थे। ठीक है, लोकल लोग भी साथ में थे, पर कानून नहीं बनता तो शायद समाज मानता नहीं, कानून बनने की वजह से मानने लग गए। ट्राइबल सोसाइटीज़ विटनेस्ड ड्रामेटिक चेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, और जो जनजाति थे उनमें तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही अलूफ़ रहते थे, लिमिटेड कपड़े पहनते थे, जंगलों में रहते थे, अपने ही तरीके से जीते थे, पर उनमें और सेटल नहीं होते थे। धीरे धीरे वो लोग सेटल होने लगे, खेती भी करने लग गए और बहुत सारे चेंजेस शहर की तरफ भी आने लगे, एजुकेशन भी लेने लगे, काफ़ी चेंजेस ट्राइबल्स के अंदर आए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज वॉज एन एफर्ट टू इंटीग्रेट देम इनटू मेन स्ट्रीम सोसाइटी, और सबसे बड़ा तो चेंज क्या था कि उन एफ़र्ट किए गए उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, और उनको बाकी के समाज से जोड़ने के लिए जो एफ़र्ट हुए वो सबसे बड़ा चेंज था उस टाइम का। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट सेक्ट ऑफ सोशल चेंजेस अकर्ड विथ चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम, और एक और दूसरा बड़ा चेंज ब्रिटिशर्स क्या लेके आए, द चेंजिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम इंडिया का पहले बिल्कुल ही अलग होता था। सब पाठशाला होती थी, जहाँ जाके रहते थे वहीं पढ़ते थे, और वहाँ पे लिमिटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। हालांकि वो बहुत डीपली पढ़ाए जाते थे और वो अच्छा सिस्टम था पढ़ाई का, बट ब्रिटिशर्स ने उसको चेंज कर दिया। आई विल से कि ये इंडिया के फेवर में नहीं था। अगर ओल्ड एजुकेशन सिस्टम होता तो बहुत सारे लर्नड लोग हमारे देश से निकलते, क्योंकि हमारी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस सब कुछ काफ़ी वर्ल्ड के अदर पार्ट्स से आगे था, बट उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया ड्यूरिंग द मुगल टाइम एंड देन द ब्रिटिश टाइम। The British required a large number of people who could run different level of administration। अब वो ब्रिटिशर्स यहाँ आ तो गए, पर काम करने के लिए उनको बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती थी।
ठीक है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना जो राजकाज चलाने के लिए उनको लोग चाहिए होते थे। अब उनके पास लोग थे नहीं, इतने ब्रिटिशर्स होते नहीं थे। दे देयरफॉर मेड अ सीरियस एफर्ट टू ओवरहॉल द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। उन्हें चाहिए होते थे अपने अकॉर्डिंग काम करने वाले क्लर्क्स। अब उन्होंने देखा कि इंडियन सिस्टम से तो हिंदी में पढ़ते हैं, संस्कृत में पढ़ते हैं या अदर रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं, और वो नहीं पढ़ते हैं जो ब्रिटिशर्स को चाहिए। ब्रिटिशर्स को तो सिर्फ क्लर्क्स चाहिए थे। तो उन्होंने बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता से, बहुत ही प्रयत्न करके, बड़े एफर्ट के साथ उन्होंने ओवरऑल मीन्स पूर्ण रूप से, पूरी तरह से जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, पारंपरिक सिस्टम था इंडियन एजुकेशन का, उसको ख़त्म कर दिया। इवेंचुअली इट लेड टू द बर्थ ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास। और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम को ख़त्म कर देने से और अपना सिस्टम उन्होंने जो लागू किया, उससे इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास उभर के आई इंडिया के अंदर, विच नॉट ओनली प्रोड्यूस ब्यूरोक्रेट्स, जो कि उनके अकॉर्डिंग जो उन्हें चाहिए था, उन्हें ब्यूरोक्रेट्स चाहिए थे, नौकरशाह, तो वो नौकरशाह प्रोड्यूस करता था। वो एजुकेशन सिस्टम जो पास आउट होकर निकलते थे, उस एजुकेशन सिस्टम से वो बढ़िया क्लर्क थे। ब्रिटिशर्स को जितना चाहिए था, जो वो दिखाना चाहते थे, जो वो पढ़ाना चाहते थे, उतना ही पढ़ के आते थे। तो ये ब्रिटिशर्स के लिए बड़ा अच्छा था अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स एट द सर्विस ऑफ ब्रिटिश। British rulers, but also some of the outstanding leaders of Indian national movement about whom we shall read later. But इसके साथ साथ में क्या हुआ कि अच्छे इंडियन एजुकेशनर्स बन के कुछ नेता भी उभर के आए थे। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ही बन के आए थे और सिर्फ नौकरशाह ही बन के आए थे। उनकी एजुकेशन से क्या पता चलता था कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। जो इंटेलिजेंट लोग थे वो तो ये चीज़ पकड़ सकते थे, तो उन्होंने उन्हीं की लैंग्वेज को पढ़ के बाकी ब्रिटिश के जो कॉलोनीज़ बनाई, कैसे बनाई, इनकी पॉलिसीज़ क्या है, उसको भी पढ़ डाला, समझ लिया। तो इससे क्या हुआ कि फिर उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। वो समझ गए कि ब्रिटिशर्स की नीयत क्या है, तो उन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया उन ब्रिटिशर्स से आज़ाद होने के लिए। तो इस तरह से हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए कुछ लीडर्स भी उन्हीं एजुकेशन सिस्टम के थ्रू मिल गए। सो ये हम कह सकते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, न चाहते हुए भी अननोइंगली ब्रिटिशर्स ने हमें लीडर्स दे दिए। वो चले तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब करने थे, कर भी दिया, बट कुछ लीडर्स भी हमें उससे मिल गए। हालांकि सोशल चेंजेस जो उन्होंने किए वो समाज के लिए अच्छे थे, लेडीज़ के लिए ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है, सो आई विल एंड द लेसन हियर ओनली। विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास।